ये है हमारा इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। देखो पेपर का डिज़ाइन क्या है। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, पूरा पेपर। 40 मार्क्स सेक्शन ए, 40 मार्क्स सेक्शन बी। पहले सेक्शन ए जो होगा वो होगा आपका मैक्रो, ठीक है, और फिर सेक्शन बी आपका हो गया इंडियन इकोनॉमी का। टोटल इसके अंदर होंगे 20 क्वेश्चंस, 1 नंबर के MCQ, ठीक है। 4 क्वेश्चंस होंगे 3 नंबर ईच के। बाकी इसमें देखो दे भी रखा है 3 नंबर के लिए आपको 60 to 80 वर्ड्स में आंसर लिखना है एग्ज़ाम में। फिर 6 क्वेश्चंस होंगे 4 नंबर ईच के, उसमें आपको 80 to 100 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है। और 4 क्वेश्चंस होंगे 6 नंबर ईच के, बड़े वाले, उसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स के आसपास लिखना है, ठीक है। तो ये वर्ड लिमिट मतलब वैसी होती है टेंटेटिव, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम ए सेक्शन से ही करते हैं डिस्कस, और फटाफट करते रहते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट में पूछ रहा है विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। तो आपको पॉइंट बी जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि क्या ट्रू है, मतलब इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज 0, APC इज 0, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज 1 और APC इज 1। APC 1 बिल्कुल सही, क्योंकि इस पॉइंट पर C और Y दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, और इस पॉइंट पर APC जो होता है वो 1 होता है। तो बस आप ऑप्शन लिखते रहना ताकि आपको पता रहेगी क्या सही है। बाकी इसी का एक और पार्ट भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट ब्रेक इवन लेवल। अच्छा तो सेम ही हो गया, तो ठीक है, APC 1। उसके बाद है सेकेंड, रियल GDP इज एस्टिमेटेड टू अटेन अ लेवल ऑफ 173.82 लाख करोड़ इन 2023-24। The corresponding nominal GDPs stand at 295.36 lakh crore in the same year. On the basis of given data, calculate GDP deflator. तो ये आपको करना है जल्दी से। पहले GDP deflator का फॉर्मूला याद है किसी को? तो लिखो फॉर्मूला, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू 100। तो 295 डिवाइडेड बाय 173 इंटू 100। तो देखो अब इतना टाइम सॉल्व करने का नहीं है एग्जाम में, एलिमिनेशन मेथड लगाना है MCQ में। अब ए ऑप्शन में तो 295 ही लिखा हुआ है, सेम वैल्यू लिखी हुई है, तो ये तो होगा नहीं। डी ऑप्शन में 173 यही वैल्यू लिखी है, ये भी नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में लिखा है 58.85। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर तो 100 से ज़्यादा आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बस तो 169.9, तो टाइम वेस्ट नहीं। उसके बाद थर्ड है, मनी इज नॉन पेरिशेबल एंड इज एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मनी जो होता है वो नॉन पेरिशेबल होता है, मतलब ख़त्म नहीं होगा, और किसी भी पॉइंट पर एक्सेप्टेबल रहता है। तो वो पूछ रहा है बताओ ये मनी का कौन सा फंक्शन है। नॉन पेरिशेबल, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये कीवर्ड है, क्योंकि देखो नॉन पेरिशेबल का मतलब होता है कि आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, वो कभी भी खराब नहीं होगा, है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद फोर्थ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। ठीक है, पहले फर्स्ट वाला बताना ट्रू है या फॉल्स। स्टेटमेंट 1 में लिखा है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज सेट टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कह रहा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, है ना, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, जिसमें एक्सचेंज रेट सरकार फिक्स कर देती है। तो कह रहे हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज सेट टू अकर व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिक्रीज्ड। अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया, मान लो $1 है पहले, ऐसे लिख लेते हैं, मान लो पहले था $1 100 रुपये का, और अब $1 अगर हो गया 80 का, तो इसको आप क्या कहोगे,
डीवैल्यूएशन कहोगे, मतलब हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई, नहीं, रॉन्ग। तो ये डीवैल्यूएशन नहीं होता ना, डीवैल्यूएशन में तो हमारी करेंसी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि अगर मैं लिखता कि अब $1 150 रुपये का है, तब हम कहते कि ये डीवैल्यूएशन है ना, तब हम कहते कि हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई, तब वो डीवैल्यूएशन होता। तो ये डीवैल्यूएशन नहीं है, ये तो इनफैक्ट रीवैल्यूएशन है, क्योंकि हमारे लिए तो स्ट्रांग हो रहा है, तो इसको डीवैल्यूएशन नहीं कहेंगे। तो मतलब स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 में लिखा है, अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज डू नॉट मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो सरकार होती है वो कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन नहीं करती। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें डिमांड और सप्लाई से रेट अपने आप निकलता है और उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। तो उसमें आपको ना एक बेनिफिट लिखवाया था, एडवांटेज। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि गवर्नमेंट को उसमें कोई भी रिजर्व मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखे है आपको सही दे रखा है, ट्रू दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का था। तो अब देखो स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, तो क्या बन गया आंसर? बी। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलो उसके बाद हमेशा अपने रिस्पेक्ट में बात करेगा वो तो अनीश भाई है ना। उसके बाद नंबर 5, रिफर टू द गिवन डायग्राम केयरफुली। तो बताओ ये कौन सा डायग्राम है, खुद पहचानो पहले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ ठीक है ऋषभ, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया ना, बता दो एक बार, मोदी जी का मैसेज तो नहीं आ रहा। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो कह रहा है एरो सी और एरो डी, बताओ कौन सा मार्केट है। सी और डी कलर कर देता हूँ, ये वाला जिसमें फैक्टर पेमेंट ले रहे हैं और फैक्टर सर्विस दे रहे हैं। हाँ तो इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। फैक्टर है तो फैक्टर मार्केट, कोई बात नहीं, गलत बोलने दो। अगर ऊपर वाला पूछता ए और बी कौन सा मार्केट है तो फिर होता गुड्स। चलो उसके बाद 6th, डिफ्लेशनरी गैप रिफर्स टू द गैप बाय विच डैश फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एक तो होता है एग्रीगेट डिमांड जो रिक्वायर्ड होता है ना, जिसको मैंने आपको कहा था एक रिक्वायर्ड वाला एडी होता है। दूसरा कौन सा एडी होता है डिफ्लेशनरी गैप में? चलो तो अब आपको याद ही नहीं होगा, दूसरा होता था एक्चुअल एडी। अब एक्चुअल एडी ऑप्शन ढूंढो कौन सा है? एक्स पोस्ट, राइट है ना। एक्चुअल का मतलब होता है एक्स पोस्ट, एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, ठीक है ना। तो ये उस क्वेश्चन को आपको मतलब ध्यान से पढ़ना था, है ना। तो एक्चुअल एडी और दूसरा होता है रिक्वायर्ड एडी। तो 2 एडी होते हैं, एक्चुअल और रिक्वायर्ड, उनका गैप होता है। तो एक्चुअल एडी को हम एक्स पोस्ट कहते हैं। उसके बाद 7th है, इसमें पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताना ट्रू है कि फॉल्स। फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ट्रू। और 2 में लिखा है स्टेटमेंट 2 में, फाइनल गुड्स में गेट ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट परचेजर, ट्रू। अगर अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा तो फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंज्यूमर तो उसको खा ही जाएगा, ख़त्म कर देगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। उसके बाद 8th, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन M1 वुड बी,
अब M1 कैलकुलेट करना है कितना है, तो M1 का फॉर्मूला याद है, बताओ। M1 का फॉर्मूला होता था C प्लस DD प्लस OD। C मतलब करेंसी, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो C तो हो गया करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, और नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक ये हो गया DD, और नेट टाइम डिपॉजिट्स तो हो गए फिक्स्ड डिपॉजिट FD। तो ये तो पागल बनाने के लिए दे रहे हैं A। तो बस आपको C और DD दोनों को जोड़ना है, तो कितना आ गया 580, है ना। तो याद रखना है M1 का फॉर्मूला C प्लस DD प्लस OD। उसके बाद 9th में है असर्शन और रीज़न, ठीक है। फिर आपको बताना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो पहले असर्शन में लिखा है एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन। एक्सटर्नल असिस्टेंस को आप ऐसे समझ लो कि मतलब आपने बाहर से मदद ली, मतलब लोन समझ लो, लोन लिया, तो उसको आप करंट अकाउंट में BOP में रिकॉर्ड करोगे। तो बताओ ऑनलाइन किसी, तो आप बताओ। अब BOP में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो एसेट्स या लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और करंट अकाउंट के अंदर वो रिकॉर्ड करते हैं जो एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते। तो अब खुद सोचो, आपने अगर लोन लिया तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये तो कैपिटल अकाउंट का आइटम होता है, और जबकि वो कह रहा है करंट अकाउंट का आइटम है, तो फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट, है ना। अब असर्शन जब भी फॉल्स हो जाए तो सीधा आंख मींच के D ऑप्शन आप लगा सकते हो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होता है। तो असर्शन के फॉल्स होते ही आपको पता लग जाता है कि भाई ये D ऑप्शन ही है। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर 10th बता दो, चलो। RBI कब एस्टैब्लिश हुआ? 1935। बस एक साल और कम करना था। 1935। चलो अब आपके लिए सवाल है, ठीक है। अब पेन उठाओ, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। फॉर ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फर्म्स A और B with equal GVA, on the basis of following data estimate the value of domestic sales of firm A। ठीक है, तो येलो कलर कर रहा हूँ, आपको क्या फाइंड करना है? आपको डोमेस्टिक सेल्स पता लगानी है फर्म A की, ठीक है। तो पहले 2-4 मिनट आपको देता हूँ, है ना। ऑब्वियसली आप करोगे, कैलकुलेट सोचोगे, देखोगे, तो पहले ट्राई करो, ठीक है। बिना मस्ती के ऑनेस्टली ट्राई करना है, फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। चलो ऐसा करता हूँ, पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, अगर आप भूल गए होंगे तो वैल्यू एडिड मेथड जो होता है ना, GVA MPM कहते हैं वैल्यू एडिड को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस जो भी हम खरीद रहे होते हैं, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बिल्कुल सही है ना। तो ये होता है। तो अब देखते हैं उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फिर दिमाग लगाएंगे, बट फॉर्मूला तो यही है। अब एक एक आइटम देखते रहते हैं क्या दिया है। सबसे पहले उसने दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म B। चलो ठीक है, तो उसने फर्म B का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है 1000 करोड़। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ। हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है ये दोनों, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो आप इसकी जगह 1000 लिख सकते हो। और फिर दिया है अगला आइटम, परचेज बाय फर्म A फ्रॉम फर्म B। फर्म A ने खरीदा, ठीक है। तो ये तो फिलहाल फर्म A की परचेज दे रखी है। चलो तो अभी इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद दे रखा है एक्सपोर्ट्स बाय फर्म A।
ये फर्म ए के एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, चलो इसको स्किप कर देता हूँ फिलहाल। फिर दिया है परचेजेस बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए, तो ये फर्म बी ने परचेज कर रखा है, तो बी की आपको परचेज दे दी कितने रुपए, 250। तो फिलहाल फर्म बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्म बी की आपको परचेज दे रखी है 250, तो फर्म बी का आपका कितना आ गया वैल्यू एडेड, 750। अब उसने लिखा था कि दोनों ही फर्म्स का वैल्यू एडेड बराबर है, तो फर्म ए का भी वैल्यू एडेड कितना ही होगा, 750। तो पहले यहाँ तक ओके। चलो तो अब ये रब कर दूँ, हाँ सर कर दूँ रब, क्योंकि अब मैं फर्म ए के लिए भी वर्किंग कर लेता हूँ ना आपके लिए। अब फर्म ए के लिए वर्किंग कर लेते हैं, तो फर्म ए का वैल्यू एडेड पता चल गया है 750, यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको फर्म ए का क्या निकालना है बताओ क्वेश्चन में, डोमेस्टिक सेल्स निकालनी है। अब सेल्स जो होती है ना उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है डोमेस्टिक सेल्स और एक क्या होती है, एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल को एक्स लिख लेता हूँ। अब बाकी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दे रखा है। अब ए के बारे में ब्लू कलर कर देता हूँ, तो ए के एक्सपोर्ट्स कितने दे रखे हैं, 200, तो आप ए के एक्सपोर्ट्स को 200 ले लो, प्लस अब चेंज इन स्टॉक देख लेते हैं। अब ए का चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, एडिशन टू द स्टॉक 150, तो ए का चेंज इन स्टॉक 150 दे रखा है। फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ए ने क्या खरीदा वो भी देख लेते हैं, वो भी नीला कलर कर देता हूँ, परचेज बाय फर्म ए, तो ए ने कितने रुपए का परचेज करा है, 300। चलो तो अब आप इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके एक्स निकाल लो। कि क्या आएगा ये आप करो। तो बताओ ऑनलाइन के चीतो एक्स क्या आएगा, शायद 700 लग रहा है मुझे, तो 700 ही ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का आंसर आ गया, डोमेस्टिक सेल का आंसर आ गया 700 करोड़ जो भी होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया है ना। तो फॉर्मूला यही है देखो, वैल्यू एडेड मेथड का, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसके अंदर से वो कोई एक मिसिंग वैल्यू आपसे फाइंड कर लेता है। चलो ठीक है जी, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन था, बढ़िया, नेशनल इनकम। उसके बाद 12th क्वेश्चन में पूछ रहा है ए पार्ट में, द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिजर्व रेशियो act as a limit to the amount of credit that bank can create, justify the given statement with valid explanation। तो आप बस ये बताओ कौन से चैप्टर का है और क्या टॉपिक है, क्या लिखना है। वेरी गुड, मनी एंड बैंकिंग का। और कौन सा टॉपिक का है, नहीं वो नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन, मतलब बेसिकली क्रेडिट क्रिएशन। बाकी हाँ उसमें वो पॉइंट आगे ऐड कर सकते हैं जो आप सोच रहे हो। तो वैसे वो कह रहा है कि द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व रेशियो, है ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं LRR, है ना, लीगल रिजर्व रेशियो, एक्ट एज ए लिमिट टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट बैंक्स कैन क्रिएट। अब आप जस्टिफाई क्या करोगे, 3 नंबर में भी ये है मुद्दा, मतलब ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये LRR की मदद से क्रेडिट कम या ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। हाँ थोड़ा सा वो शो कर सकते हो, एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये बताना है कि LRR अगर ज़्यादा होगा तो बैंक्स जो हैं वो फिर क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगे, और अगर LRR कम होगा तो बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट
ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि फिर आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो एक इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए LRR कम होने पर क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट होगा या LRR ज़्यादा होने पर क्रेडिट कम क्रिएट होगा। और फिर वो टेबल आप जो कह रहे हो वो भी बना के दिखा सकते हो। बट समझ आ गया कि क्या है क्वेश्चन का टॉपिक? अच्छा, अब सेकंड पार्ट बताओ। RBI प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? गिव वैलिड एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो RBI जो है वो क्या सरकार को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है? चलो, तो यस तो हो गया, आधा नंबर तो आ गया। अब वैलिड एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे? तो आपको वो फंक्शन का नाम याद होना चाहिए, बताओ क्या था? बैंकर टू द गवर्नमेंट, राइट। सही, तो इसमें आपको बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला फंक्शन लिखना है। फिर इसमें आप वो भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, गवर्नमेंट का बैंकर होता है, वो गवर्नमेंट के बैंकिंग अकाउंट को संभाल के रखता है ना। या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसमें डाल सकते हो कि अगर गवर्नमेंट नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में डालना, बस गवर्नमेंट वाली पॉइंट ही कवर करना है क्योंकि गवर्नमेंट को बोल रहा है। चलो, उसके बाद 13th, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिस सारिका इज़ ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, है ना। एवरी मंथ शी अर्न्स रेंटल इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी शी ओन्स। तो उसको हर महीने रेंट आता है, उसकी इनकम होती है। शी ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ए फिक्स डिपॉजिट विच प्रोवाइड हर इंटरेस्ट इनकम। तो हाईलाइट कर लेता हूँ। तो उसको हर महीने रेंट की इनकम आती है और हर महीने इंटरेस्ट की इनकम आती है। ओकेजनली शी रिसीव्स कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम हर फैमिली मेम्बर अब्रॉड। कभी कभी उसको ट्रांसफ़र के पैसे भी मिलते हैं, अब्रॉड से उसके रिश्तेदार भेजते हैं। क्लासीफाई मिसेस सारिका इनकम एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। गिव वैलिड रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर उत्तर। ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट तो फैक्टर इनकम हो जाएगा। और कैश ट्रांसफ़र कौन सी होगी? ट्रांसफ़र इनकम। अब वैलिड रीज़न क्या दोगे, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। फैक्टर इनकम जो उसको मिल रही है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में मिल रही है, क्योंकि वो या तो अपनी प्रॉपर्टी मतलब लैंड दे रही है या फिर वो अपना पैसा कैपिटल दे रही है। लेकिन जो उसको ट्रांसफ़र इनकम मिल रही है उसके बदले में वो कोई भी सर्विस या कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही। तो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर हो गया वाला? ठीक है, आपके दोस्त को क्लियर है? दोस्त, आप उदास से लग रहे हो, क्या हुआ? समझ आ रहा है? अब इसका सेकंड पार्ट मतलब चॉइस है, अंडर एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ GDP कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग द फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by all the sectors of the economy in the given light. In the light of given statement, explain the expenditure incurred by any two sector. चलो, तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से कह रहे हैं किसी भी दो सेक्टर का खर्चा बता दो। तो बताओ किसी भी दो सेक्टर का खर्चा। एक तो गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर हो सकता है, और आप इन्वेस्टमेंट का फाइनल खर्चा भी बता सकते हो यानी GDCF, और नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर का भी बता सकते हो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल सेक्टर का बताना है तो आप नेट एक्सपोर्ट्स का भी खर्चा बता सकते हो। तो कोई भी अपने पसंदीदा दो खर्चे बता सकते हो, लेकिन उसके बारे में इंग्लिश लिखनी पड़ेगी जो आपको नोट्स में वैसे लिखवा रखी है, ठीक है ना। चलो, अब 14th, तो ये ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर स्पेक्टर इन नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री। तो एक मिस्टर स्पेक्टर है, वो XYZ कंट्री के रेसिडेंट हैं। टुक $1 मिलियन का लोन फ्रॉम ओवरसीज बैंक। तो उसने $1 मिलियन का लोन लिया किसी विदेश के बैंक से, टू एक्सपेंड हिज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है।
ड्यूरिंग द सेम ईयर गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री बोरोड $5 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर उस देश की सरकार ने भी $5 बिलियन का लोन लिया विदेश से। तो मतलब ऐसा समझ लो कि भाई एक कंट्री है, उसमें एक आदमी रहता है, तो इस आदमी ने भी लोन लिया और इस कंट्री ने भी खुद भी लोन लिया। तो मतलब कंट्री भी लोन ले रही है, कंट्री के अंदर का आदमी भी लोन ले रहा है। अच्छा, लेकिन कंट्री ने क्यों लोन लिया वो आगे लिखा है, टू कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। तो कंट्री ने तो इसलिए लोन लिया ताकि उनके BOP में जो डेफिसिट है उसकी भरपाई हो जाए। ठीक है, तो कंट्री ने इसलिए लोन लिया। और आदमी ने इसलिए लोन लिया क्योंकि उसको अपना बिजनेस बड़ा करना है, कह रहा मेरे को तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो कंट्री तो BOP की भरपाई के लिए लोन ले रही है, आदमी अपने बिजनेस के लिए लोन ले रहा है। तो मिशिका एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रीड द अबव इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइड बोथ द ट्रांजैक्शन एज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। तो मिशिका एक कन्या है अर्थशास्त्र की, उसने दोनों ही ट्रांजैक्शंस को ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन समझ लिया BOP में। तो क्या आप मिशिका के इस उत्तर से संतुष्ट हैं? वैलिड आर्ग्यूमेंट्स दीजिए अपने सपोर्ट में। तो क्या ये दोनों ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस हैं? पूछो उससे। चलो, तो याद देखो, अब इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। तो हम मिशिका से तो एग्री नहीं होंगे, ऑब्वियसली। क्यों नहीं होंगे? रीज़न है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो होती हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए या जो प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हो। तो जो आदमी ने लोन लिया वो तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। हाँ, लेकिन जो कंट्री वाला होता है, जो BOP के डेफिसिट को कवर करने के लिए लिया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहा जाता है ना। और इसके दूसरे घर के नाम भी बता देता हूँ। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं, और जबकि ऑटोनॉमस वाले को अबव द लाइन आइटम भी कहते हैं। तो बस हमें यही बताना है कि मिशिका ने गलत करा, क्योंकि जो आदमी का लोन है वो ऑटोनॉमस है, लेकिन जो कंट्री ने लोन लिया वो एकोमोडेटिंग है। उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो समझ गए लॉजिक? चलो, उसके बाद 15th में रेफर टू द गिवन इमेज केयरफुली। निम्नलिखित चित्रकारी को ध्यान से देखिए। तो एक तो सेंट्रल बैंक नज़र आ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, है ना, ये सब लिखा आ रहा है। और इधर एक बड़ा सा गुब्बारा नज़र आ रहा है, उसमें इन्फ्लेशन लिखा है। तो इससे ये तो समझ आ गया कि देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, महंगाई चल रही है। और ये है दादाजी हमारे RBI। तो अब बताओ, अब लिखा है एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर टेकन बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू। तो पहले तो बताओ इशू क्या है? हाँ, तो इशू तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। इस इशू को क्या बोलेंगे? मतलब इन्फ्लेशनरी गैप बोल सकते हो आप, है ना, या आप कह सकते हो मनी सप्लाई ज़्यादा है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन लिखा ही है तो इसमें तो सीधा सीधा इशू तो नज़र आ गया। तो अब बताओ इसमें RBI क्या करता है? सही, तो बैंक रेट बढ़ा देता है, आप ये लिखोगे। रेपो रेट बढ़ा देता है, आप ये लिख सकते हो। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? सेल कर देता है। तो तीनों ही कंडीशनों में जो लोग हैं, आम जनता, उनके पास जो पैसा है वो कम हो जाता है। तो बस वो आपको लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कैसे। तो बैंक रेट के बारे में बताना पड़ेगा, या रेपो रेट के बारे में बताना पड़ेगा, या ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो RBI का ये बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल वाला मेजर होता है। तो समझ गए क्वेश्चन? चलो, फिर उसके बाद 16 का A पार्ट। अब ये आपके को मेहनत करनी है। सपोज इन एन इकोनॉमी
MPC इज़ 0.8 और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का विच लीड टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ K। तो एक तो आपको K की वैल्यू पता लगानी है, चलो तो पता लगाओ K जल्दी से। क्या है K का फॉर्मूला? वन अपॉन वन माइनस MPC। तो MPC आपको 0.8 दे रखा है, उसमें पुट कर दो तो K कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। ठीक है, और फिर कह रहा है 1 और 2 का टोटल बताओ, मतलब 1 और 2 की वैल्यूज़ बताओ। तो वैसे ये टेबल सेम ही टेबल है इत्तेफाक से जो मैंने भी नोट्स में करवा रखी है, देखो है ना। MPC भी 0.8 ही है और इन्वेस्टमेंट भी 1000 करोड़ ही है। नोट्स को तो छाती से चिपका के लेके जाना। तो फर्स्ट वाला तो 5000 आ जाएगा और ये 4000 आ जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं पता कैसे निकालना है तो वेरी इजी, आपका K का आंसर 5 टाइम्स आया था, तो आप इन्वेस्टमेंट 1000 को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 5000। और 5000 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो MPC से तो कितना आ जाएगा? 4000। ठीक है, और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में वो ये पूछ लेता है, इस बार 1000 तो दे रखा है, वो ये भी पूछ सकता है टोटल। अगर ये मिसिंग होता तो कैसे निकालते? तो या तो 5000 माइनस 4000 भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे इजी तरीका जो मेरी सोसाइटी के नर्सरी के बच्चे करते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का ये बराबर होता है टोटल। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको 1000 दे रखी है तो ये टोटल भी कितना होगा? 1000। दो, चलो 1500 होता तो ये भी 1500 होता। नहीं, ये दो जैसे आपने बताया 5000 वैसे इसका फिर कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं जैसे। हाँ, वो तो है ही, ले लो चेंज कर देता हूँ। मान लो ये 1500 होता तो 1500 इंटू 5 ये आंसर हो जाता 7500। ठीक है, और इंटू 0.8 कर लेते तो ये आंसर आया था। ठीक है, तो मतलब बस ये याद रखो कि K जो होता है K का मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने गुना हो रही है। तो अगर K 5 टाइम्स है तो इन्वेस्टमेंट को इंटू 5 कर दो, और अगर K मान लो होता 6 टाइम्स तो कैसे निकालते? तो इंटू 6 और इंटू 0.8। ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ये तो निकालना ही पड़ेगा K, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अब इसका चॉइस वाला जो है वो देखते हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट भी 1 मिनट ये भी देख लो। नहीं, ये तो 3 मार्क का था ना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 3 ये और 3 ये। सम ऑफ APC एंड APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल आर्ग्यूमेंट। कह रहे APC और APS जो है वो हमेशा 1 होंगे। तो बताओ APC प्लस APS क्या हमेशा 1 होंगे? बताओ APC प्लस APS हमेशा 1 होंगे? हाँ, तो ये तो आप लिखोगे यस, लेकिन सूटेबल आर्ग्यूमेंट क्या दोगे? बचे हुए 2.5 नंबर कहाँ से आएंगे? ये तो यस का तो आधा मिल गया। यस का आधा तो चलो आ जाएगा, अब 2.5 कैसे दोगे? तो ये नोट कर लो, y का फॉर्मूला होता है C प्लस S। ठीक है, y जो होता है वो क्या होता है? C प्लस S। अब हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर दोगे तो लेफ़्ट साइड बन जाएगी y अपॉन y और राइट साइड बन जाएगी C प्लस S अपॉन y। अब y अपॉन y तो 1 बन गया और C प्लस S अपॉन y को मैं अलग अलग लिखकर C बाय y और S बाय y लिख सकता हूँ। तो 1 तो 1 ही रहेगा। C बाय y को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और S बाय y को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसीलिए APC प्लस APS हमेशा 1 आते हैं।
है ना। तो ये आप मेंशन कर सकते हो, और बहुत चीतापना करना हो तो एक छोटा सा शेड्यूल भी बनाकर बता सकते हो जिसमें आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये बनी आता है। वैसे तो डेरिवेशन यही है, तो बस 2.5 नंबर इसी बात के। ठीक है, तो याद रखना है APC और प्लस APS 1 आते हैं। चलो अब 16 का 1 ये आपके लिए है 2 नंबर का छोटा न्यूमेरिकल। सपोज इन द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी पीपल सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। तो बताओ इससे क्या पता चलता है, ये क्या है? इसको बोलते हैं MPS, क्योंकि सेव कर रहे हैं, तो प्रोपेंसिटी टू सेव। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स 100, इनकी इन्वेस्टमेंट है 100 एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम स्टैंड एट 700 और इनकम है 700। कैलकुलेट डिस सेविंग्स एट 0 लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपको ये निकालना है कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर डिस सेविंग्स यानी कि C बार कितना है। चलो तो पहले आपको दूं करने को, तो एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा ये बताओ कौन से चैप्टर का है? चलो पहले चैप्टर बताओ। हाँ, ADS, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। चलो करो, तब तक मैं वाटर ब्रेक लूँ। तो कौन सा लगाएं फॉर्मूला? नहीं, इक्विलिब्रियम का ना एक ही फॉर्मूला होता है, मतलब जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक तो होता है y = C+i, है ना, और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम का S = I। तो इसमें दोनों में से कौन सा लगाएंगे? S = I, क्योंकि आपको इसमें I दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ना। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, S = I। अब I तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है I? 700 या कितना था? 100, है ना, 100। अब S का फॉर्मूला क्या होता है सुनाओ? -C बार प्लस BY, नहीं 1 - B, मतलब जिसको MPS बोलते हैं, × Y, ये होता है। अब -C बार तो हमको नहीं पता क्या है, बट उसने MPS आपको कितना दे रखा है? 0.2, और Y कितना दे रखा है? 700। नहीं, अभी तो ये तो इक्विलिब्रियम लेवल होता है। अगर आप 0 लेवल ही कर दोगे इनकम का, तो फिर तो वो इक्विलिब्रियम लेवल नहीं है ना, क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब इनकम अभी इक्विलिब्रियम वाली 700 और इट इज़ इक्वल टू I 100। तो आप इसको सॉल्व करके ये निकाल लो, ये कितना आएगा? मेरे ख्याल से -40 आ जाएगा बस। तो इसी को डिस सेविंग्स कहते हैं। तो जो नेगेटिव C बार होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। तो दिस इज डिस सेविंग्स ओनली। तो योर आंसर इज -40। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -40। तो याद रखना इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला है S = I। हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब C बार = 40। C बार को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, हाँ, तो इसी को बोलते हैं कि एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन कितना है। और जब इसी के आगे नेगेटिव लग जाते हैं तो इसी को बोलते हैं डिस सेविंग्स। ठीक है जी। चलो, तो ये तो आसान वाला था, अब मुश्किल वाला करना। डिफाइन इफेक्टिव डिमांड। चलो, इसका कौन सुनाएगा? डिफाइन इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है
लेवल ऑफ एडी रिक्वायर्ड टू मीट एएस, मतलब कि जब एडी और एएस बराबर करने हो तो उस एडी को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी लाइन अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो कि लेवल ऑफ एडी दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट एएस, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। अब सेकंड पार्ट आपको बताना है, सोच के क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ के आगे ध्यान से पढ़ना, कह रहा है बताओ अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा, मोर होगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो अगर एडी जो है एएस से ज़्यादा होगा तो कह रहा है बताओ फिर क्या होगा। नहीं, इन्फ्लेशन तो अभी हो गया, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब आगे क्या होगा वो ये पूछ रहा है। नहीं, इसमें आपको ना नोट्स में एग्जैक्ट लिखवा रखा था, एक कहानी लिखवाई थी, मुझे पता है आप भूल गए होंगे। इसमें एक डायग्राम भी था, तो फटाफट से बना देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम तो हमको पता है ये वाला लेवल होता है ना, लेकिन वो अभी आपको इस पॉइंट पर खड़ा करके पूछ रहा है कि बताओ क्या करोगे, यानी कि जब एडी ज़्यादा है एएस कम है, वो आपको यहाँ खड़ा कर रहा है। तो आपको इस ए पॉइंट की इंग्लिश लिखनी है कि ए पॉइंट पर क्या होता है। तो नोट्स में इसकी पूरी अंग्रेज़ी लिखवा रखी है, अब लिखवा नहीं रहा, ओरली बोल देता हूँ। तो इस पॉइंट पर हम कहते हैं कि डिमांड अभी ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसकी जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं, है ना, वो कम रह गए, जितना उसने सोचा था उससे थोड़े से कम रह गए। तो ऐसे में फिर हम प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि प्रोड्यूसर भाई तुम्हें अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देखो। और फिर हम उसको प्रोडक्शन बढ़ाकर उसको बोलते हैं तुम ए पॉइंट से प्रोडक्शन बढ़ाकर कहाँ तक आ जाओ, ई पॉइंट तक आ जाओ। तो उसमें आपको वो वाली इंग्लिश लिखनी है, नोट्स में आपको मिल जाएगी, जब ए डी इज़ ग्रेटर देन ए एस होता है। और ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और उल्टा भी आ सकता है, एग्ज़ाम में वो बोल सकता है हाँ ए डी इज़ लेस देन ए एस, तो क्या होगा, वो ई के आगे होगा, हाँ, तो फिर उसको पीछे लाना है, राइट। तो एग्ज़ाम में दोनों में से मतलब कोई भी पॉइंट पूछ लेता है। तो इसमें हालांकि खाली ये वाला पॉइंट पूछ रहा था आपसे, ठीक है। तो समझ गए कौन से टॉपिक में कहाँ पे है ये। चलो 17th ये लास्ट क्वेश्चन होता है जो पिछले कई सालों से गवर्नमेंट बजट का आता है, 6 नंबर का। चलो ठीक है सर, तो क्या है क्वेश्चन। हाँ, गवर्नमेंट बजट चैप्टर का आता है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, थ्योरी आता है लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसमें है तो डेफिसिट्स। तो चलो देखो, इसमें लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर बाय 14.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 विद रोबस्ट ग्रोथ इन बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। कह रहे हैं सरकार के रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट एंड इंक्रीजिंग डेट बर्डन। अच्छा, तो इतनी लंबी कहानी कौन पढ़ेगा, अब छोड़ो। हाँ, और क्या, मुझे तो पता ही है क्या होता है, आपसे पूछता हूँ। तो डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एज इंडिकेटेड इन द अबव टेक्स्ट। चलो हाँ, पहला तो इसी से बताओ, 2 तरह के रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन से हैं। नहीं, 2 टाइप के रेवेन्यू रिसिप्ट, हाँ, जो पहली लाइन में दे रखा है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो इसमें बताओ, डिफरेंशिएट करो, कुछ पॉइंट्स बताओ टैक्स और नॉन टैक्स में। सही, तो टैक्स रेवेन्यू में आप बोलोगे कि टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं वो गवर्नमेंट को 2 तरह से मिल जाते हैं, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सही, राइट।
असेसमेंट, राइट। और नॉन टैक्स में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो आता है वो उनको या तो हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव होता हो, या डिविडेंड रिसीव होता हो, एस शीट रिसीव होता हो, है ना, या कोई फीस फाइन्स पेनल्टीज़ रिसीव होती हों, यानी कि इस तरह से रिसीव हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेबोरेट द रीज़न बिहाइंड रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। कह रहा है इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है, तो कह रहा है उसका क्या रीज़न लग रहा है आपको? तो सर वो तो पढ़ के ही बताओ चलेगा, कहीं दे रखा है फिजिकल डेफिसिट? लास्ट में दे रखा है। तो वैसे यहाँ पे भी शुरू में यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये रहा यहाँ से, ये कि मतलब पोस्ट कोविड सिग्निफिकेंट फिजिकल कंसोलिडेशन कुड बी अचीव्ड लार्जली ड्यू टू बुओयंट गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो एक तो आप यही रीज़न लिखोगे कि कोविड के बाद सरकार का रेवेन्यू जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और इस वजह से आगे दे रखा है द फेवरेबल फिजिकल परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इमर्ज्ड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसीलिए हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई। और फिर आगे दे रखा है, ये पॉइंट भी आप चिपका सकते हो कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारा 6.4% से घटकर 5.6% रह गया। तो ये मतलब रीज़न फ़िलहाल मतलब इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। बाकी तो टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की ग्रोथ काफ़ी तेज़ हुई, मतलब सरकार का टैक्स रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरकार को मिला, तो इस वजह से भी सरकार का फिजिकल डेफिसिट कम हो गया। चलो अब चलते हैं सेक्शन बी पर, पहले छोटे मोटे एमसीक्यू देखते हैं, आ जाओ। तो ये तो आप बता दोगे फटाफट से? चलो तो फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं। The government has now decided to further promote the development of mutual funds by throwing the field open to private sector and joint mutual fund in order to safeguard the interest of the investing public and to encourage a healthy growth of the capital market. A comprehensive set of guidelines is being evolved for the operation of all mutual fund. Identify the sector. तो आपको सेक्टर पहचानना है। सही, तो कैसे पहचाना आपने? ये सब म्यूचुअल फंड से, सही है ना, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर। डैश मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट, ब्रिटेन, चैप्टर 1, सही। ह्यूमन कैपिटल, और इम्परफेक्टली मोबाइल, इम्परफेक्टली मोबाइल भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता ना, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो इनसेपरेबल होती है, आपको 2 थप्पड़ मार के आपसे आपका दिमाग नहीं छीन सकते। चलो ठीक है, आराम से कंट्रोल। चलो 21, मतलब हाँ ऐसा ना होना कि जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे। चलो अब एसर्शन पढ़ना है आराम आराम से, फिर बताना ट्रू है कि फॉल्स है। इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारा जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हुआ था विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। और आगे रीज़न भी पढ़ लेता हूँ। ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टूवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लैंडिंग। क्या एक बोला तुमने आंसर आज पूरे दिन में और वो भी गलत, तो चीता बना कर दिया, वो भी गलत हो गया। तो रीज़न करेक्ट है वैसे, इसमें ये दे रखा है, देखो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन तो याद होगा क्या था,
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जब अलग अलग मतलब सेक्टर्स के अंदर अलग अलग क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो इस वजह से जो इंडियन रूरल क्रेडिट सिस्टम था, जो गांव में लोगों को लोन्स देता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हुआ, क्योंकि उन्होंने भी फिर इसके लिए लोन देना काफ़ी आसानी से शुरू कर दिया। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं स्टेटमेंट, और रीज़न जो है बिल्कुल एप्ट स्टेट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो 22 में लिखा है ओइंग टू द एफर्ट ऑफ द डैश द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो देखो पहले मॉडर्नाइजेशन वो बताओ कॉन्सेप्ट। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से चैप्टर में है? इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको दो तरह के सेक्टर पढ़ाते हैं ना, इनफॉर्मल या फॉर्मल, मतलब ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर मजदूरों की बात हो रही है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, तो मजदूरों के लिए कौन काम करेगा? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। All the economic activities can be categorized into 8 different industrial divisions. The classification of economic activities into industrial divisions, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरी, मैन्युफैक्चरिंग। फिर दे रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये वो, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और सर्विसेज। ठीक है, तो कह रहा है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑल द वर्किंग पर्सन एंगेज्ड इन दीज डिविजन्स कैन बी क्लब्ड इनटू 3 मेजर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, तो प्राइमरी सेक्टर में खुद पहचानो कौन कौन से हैं। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग तो किस में चली गई? इंडस्ट्री। हाँ, तो एग्रीकल्चर और माइनिंग और क्वेरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वेरी। चलो फिर उसके बाद 24 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू, मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो भी इतना कामयाब नहीं हो पाया, तो उससे क्या हो गया? नहीं, डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्स तो कभी भी डिक्रीज नहीं। और ए में लिखा है रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, तो ये मुझे फिर भी ठीक लग रहा है। और सी में लिखा है डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, तो ये तो गलत ही हो गया, और इंक्रीज इन ये भी गलत हो गया, तो एलिमिनेट ही कर देते हैं, ये तीनों गलत ही हैं। पहला वाला फिर भी सही लग रहा है, क्योंकि सप्लाई डिमांड रिलेशन का रिवर्सल होने का मतलब है कि पहले सप्लाई ज़्यादा हुआ करती थी, डिमांड कम, अब उल्टा हो गया, अब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई ना बहुत ज़्यादा। चलो 25 में आपको सही वाला मैच बताना है कि कौन सा मैच सही है, A1, B2, C3 या D4। ए का 1 तो गलत ही लग रहा है ना, ये तो मैच नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, और फिशरीज के बारे में लिखा है मिक्स्ड क्रॉप लाइव स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। हॉर्टिकल्चर में लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या आता है हॉर्टिकल्चर में? तो वो तो आते हो गए फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब हॉर्टिकल्चर है। और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील आएगा, गलत। सी ही सही मैच है।
उसके बाद नेक्स्ट 26 डैश मेजर्स बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। तो ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का है। कौन सा मेजर था? ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट मार्केट कंडीशंस क्रिएट करने के लिए सरकार ने बताओ क्या करा था ट्रांसपेरेंट मार्केट बनाने के लिए? रेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को रेगुलेट कर दिया था। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि सरकार ने मार्केट कंडीशंस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, यानी कोई भी झोल झाल ना कर सके, कोई भी फार्मर को बेवकूफ़ ना बना सके, तो उसके लिए सरकार ने क्या करा? नहीं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन से लेना देना है, उससे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है फार्मर की। और एमएसपी वो अलग ही हो गया, वो सरकार फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट देने के लिए करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फ़ायदा ये होता है कि फार्मर्स को एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान हो गया। लेकिन मार्केट को रेगुलेट करने से ये फ़ायदा हो गया कि कोई धोखा नहीं दे सकता, बड़ा लैंडलॉर्ड बेवकूफ़ नहीं बनाएगा अब। तो कंडीशंस ट्रांसपेरेंट हो गई, थोड़ा मतलब पारदर्शिता हो गई, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चलो 27 में स्टेटमेंट 1 पहचानो पहले। तो इसमें लिखा है, पढ़ लिया क्वेश्चन? स्टेटमेंट 1 में तो लिखा है GLF कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स लाइक सीवियर ड्रॉट, कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एटसेट्रा। तो क्या ये बात सही है? सही है। तो GLF कैंपेन में प्रॉब्लम आए थे। और स्टेटमेंट 2 में लिखा है अंडर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कॉम्यून लैंड्स वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स फॉर ओनरशिप हु वर अलाउड टू कीप ऑल पोस्ट टैक्स इनकम। तो ये तो गलत दे रखा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में कॉम्यून लैंड्स जो है वो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को ओनरशिप के लिए ऐसे तो नहीं मिली थी, और ना ही उनको पूरा पैसा रखने को दिया गया था, है ना। तो चाइना के पॉइंट्स हैं दोनों, चाइना के है ना GLF कैंपेन, और ये चाइना का पोर्शन से स्टेटमेंट दिया है आपको। तो बताओ क्या हो गया ऑप्शन? 1 इज़ ट्रू और 2 इज़ फॉल्स। तो 1 इज़ ट्रू और 2 इज़ फॉल्स। चलो फिर उसके बाद अब 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 28 में लिखा है पाकिस्तान वॉज मेंटेनिंग ए हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम ऑफ 6.3% टिल 1990, however it lost its track of economic growth falling to 5.3 between 2015-17। do you agree? तो इसमें आपको लिखना है यस, क्योंकि देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि 1990 से पहले इनका ग्रोथ रेट ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर इनका ग्रोथ रेट कम हो गया, और उसका वो पूछते हैं कि इसके क्या रीज़न थे, है ना। तो इसमें आप 2-3 चीज़ें बता सकते हो। एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, है ना, एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं था, रेनफॉल पर डिपेंडेंस ज़्यादा थे, और इनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी कोई एक्सपोर्ट करके नहीं आते, वो सिर्फ उनके पास रेमिटांस आते हैं, जो लोग काम करते हैं बाहर वो भेजते थे। तो इस वजह से मतलब पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो रहे। हाँ तो लिख सकते हो, लेकिन फिर अब मार्क्स मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। फिर NCERT कहेगा कि भैया ये कहाँ से लिख रहा है बच्चा। चलो फिर उसके बाद 29 एडवर्ड बार्बियर डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए स्ट्रेटजी विच इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड विद, यहाँ से पढ़ना, इंक्रीजिंग द मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर एट द ग्रास रूट लेवल, इलेबोरेट द गिवन स्टेटमेंट। और नहीं, इसका बताओ क्या लिख रहे हो इसमें, मारो तुक्का। वो येलो वाले कलर को समझो ना, उसी में सारा हिंट है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति रहते हैं, है ना,
तो हमें उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको थोड़ा बेहतर बनाना है ना। और फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल का मतलब है बिल्कुल बेसिक से, हेल्थ भी, एजुकेशन भी और बेसिक एमिनिटीज़ भी, ये मतलब है। तो बस इसी के आपको इर्द गिर्द गोल गोल घुमाना है। और वाला भी पढ़ लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर ये तो वही बताया ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, खुद का अपना काम वगैरह कर रहा होता है, और हायर्ड खुद अर्निंग करता है। हायर्ड वर्कर जैसे एमएनसी जो हायर करते हैं एम्प्लॉयज को। मेरे को बोल देगा। तो चलो तुम दो बता दो, हायर्ड वर्कर में दो टाइप। सर मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बता दी तो बता। नहीं, हायर्ड वर्कर में हम दो टाइप कवर करना, एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और एक कैजुअल वर्कर। और सूटेबल एग्जाम्पल भी पूछ रहे हैं, तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल बताओ। सेल्फ एम्प्लॉयड का आप लॉयर लिख सकते हो जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलर एम्प्लॉय में आप कोई भी लिख सकते हो जो एमएनसी में जॉब कर रहा है, और कैजुअल वर्कर में आप लिख सकते हो वेजेस वाला भी। हाँ ठीक है ना, तो लिख सकते हो। वैसे तो खैर हायर्ड वर्कर्स में रेगुलर वाले ही ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है। चलो अब ये बताओ, ए पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। रेलवेज के आपको बताने हैं दो क्या प्रभाव पड़े भारत पर। ठीक है, तो एक तो ट्रैवल जो है वो बहुत आसान हो गया, और दूसरा फ़ायदा या दूसरा कुछ पॉइंट। नहीं, एक्सपोर्ट का एक अच्छा वर्ड बताओ, एग्जैक्ट की वर्ड होना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ गया, लेकिन वो भी चलो ट्रैवल में आ जाएगा। और दूसरा आप बता सकते हो कमर्शलाइजेशन आसान हो गया ऑफ एग्रीकल्चर। तो रेलवेज के बेनिफिट का पॉइंट है ये चैप्टर 1 में। हाँ हाँ, वही नेशनल इंटीग्रेशन। हाँ, कि अगर कोई पंजाब का व्यक्ति है वो चेन्नई जाना चाहता है तो देश की जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ जाएगी इससे, मतलब कि हाँ हाँ वो ट्रैवल में आ गया। अच्छा, और वाला रिफर टू द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली। चलो ये देखो, केयरफुली देखना ध्यान से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखी है एट बर्थ, तो 1921 में तो 26 साल थी, 1941 में थी 32 साल, और इंक्रीज़ इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ड्यूरिंग 20 ईयर्स 5 साल। मतलब 1920 से लेकर 1941 में इन 20 सालों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना इंक्रीज़ हुई, मतलब 5-6 साल। और ऐसी एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट एज 10, अगर आप 10 साल तक जी चुके हो तब क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। 1921 में 36 साल, 1941 में 39 साल। अब लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल। तो कौन सा डेमोग्राफिक इंडिकेटर दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं? सही, वेरी गुड, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सही। फिर दूसरा लिखा है लिस्ट एनी टू सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर। कोई और 2 डेमोग्राफिक इंडिकेटर बताओ। नहीं, बर्थ रेट तो नहीं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, पॉवर्टी का डेटा होता नहीं ना ढंग से, तो आप लिटरेसी रेट बोल सकते हो, वो था। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या लिटरेसी रेट बोल सकते हो, ये थोड़ा अच्छे एग्जांपल्स हैं। और फिर थर्ड बताओ ऋषभ, ये तुम बताना। स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं ना। तो 1921 के बाद हम कौन सी स्टेज में आ गए थे? तो स्टेज 2। हाँ,
तो 1921 से पहले हम स्टेज 1 में थे, लेकिन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 1921 के बाद हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले फेज़ में आ गए थे। हाँ, तो उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज। हाँ, डेथ रेट कम हो गया था, बर्थ रेट हाई हो गया था। हाँ, नहीं अभी कहाँ, अभी तो 31 का 1 है। Yes. India has been part of many regional and global economic groupings such as G20, SAARC, BRIC, etc. In the light of above given statement, explain briefly the importance of regional and global economic groupings. तो मारो जनरल नॉलेज के तुक्के इसमें। बताओ कौन से, हाँ ये कौन से टॉपिक में से एक तुक्के मारोगे, बस टॉपिक बता दो फिर तुक्का मार लेना। कह रहे भारत जो है बहुत सारे देखो अलग अलग, और ये जो इकोनॉमिक ग्रुप है उनका हिस्सा है। इसमें भी बहुत सारे देश होते हैं, इसमें भी बहुत सारे देश होते हैं, इसमें भी बहुत सारे देश होते हैं। तो हम बहुत सारे देशों के अलग अलग ग्रुप्स का हम पार्ट हैं। तो ये कौन से टॉपिक में से तुक्का मारोगे? ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ा थोड़ा उसके इर्द गिर्द घुमाना है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट होने से यही इम्पोर्टेंस होती है कि जो हम इंडिया एज ए डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें बहुत जगह बेनिफिट मिलता है। हमारी बहुत सारी वीकनेसेस जो होते हैं हम उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स। फिर 1 नंबर में तो पूछ रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, बताओ। अरे ये तो पढ़ा रखा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जहाँ पर अगर आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाते हो तो इन जगहों पर गवर्नमेंट कभी कभी आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है। कहती है अगले 10 साल तक टैक्स नहीं होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलो अब ये इमेज केयरफुली देखनी है। पैनल ए, पैनल बी, ठीक है, ध्यान से देखना है। पैनल ए में कौन सी फार्मिंग हो रही है और बी में कौन सी हो रही है? पैनल बी देखो अब ध्यान से। पैनल बी में आपको धुआं दिखाई दे रहा है कहीं इंडस्ट्री वाला? हरियाली है, तितलियां उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, है ना, खुशहाली नज़र आ रही है, हरा हरा भरा। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और पैनल ए में जो आप देख रहे हो धुआं ही धुआं, ट्रैक्टर चल रहा है, मतलब ये आप कह सकते हो इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग, या मतलब कन्वेंशनल फार्मिंग, कुछ भी कह लो। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी। तो बी का एक फ़ायदा और एक नुकसान बताओ। नहीं, प्रोडक्टिविटी तो उल्टा कम होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक में आप फ़ायदा ये लिख, केमिकल यूज़ नहीं होते तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है फूड का वो ज़्यादा रहता है। नहीं, कॉस्टली वाला मत लिखो, टाइम टेकिंग लिख सकते हो या प्रोडक्टिविटी लो लिख सकते हो। लो प्रोडक्टिविटी, बस पैनल बी का ही पूछ रहे हैं। पैनल बी का एक फ़ायदा और एक नुकसान। मतलब ना लिखो तो बेहतर है क्योंकि उसमें हम फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते ना। हाँ, बट वो तो एक भाई, हाँ वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया ना भाई। आप कह रहे हो 2 रुपये महंगा है, तो अब 2 रुपये आपके लिए महंगा है लेकिन मेरे लिए सस्ता है। मैं कह रहा हूँ 5 रुपये महंगा है, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। अच्छा 33 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। गवर्नमेंट मेड ए फ्रेश स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑन 30 अप्रैल ए विद help speeding up industrialization and in particular to develop heavy industry and machine making industry to expand the public sector and to build up a large and growing cooperative sector.
इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो 1956 की बात बता रहा है। तो बताओ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, वो तो हो गया, मतलब वो तो पूछ नहीं रहा, हालांकि वो तो ये कह रहा है कमेंट अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो किसको, हाँ तो हाँ सेक्शन नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। हाँ, शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज थी जो सारा, हाँ शेड्यूल ए में जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वो पब्लिक सेक्टर अपने पास रखता था। शेड्यूल बी में पब्लिक भी रखता था अपने पास, मतलब सरकार भी रखती थी और थोड़ा सा प्राइवेट भी रखता था। और शेड्यूल सी जो अदर क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को दे रखी। अच्छा, दूसरा सेकंड है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस। चलो, तो ये वाला आपको पॉइंट याद है, जब सरकार ने लैंड सीलिंग लगाई थी, नहीं अब पहले क्वेश्चन तो समझ लो गुरुदेव। तो जब सरकार ने लैंड सीलिंग लगाई थी, है ना, उस लेजिस्लेशन में बहुत सारी रुकावटें आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। वो क्या थे? जब सरकार ने लिमिट लगा दी थी कि एक आदमी के पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, तो इस रूल को ज़मींदार ने कैसे मतलब इसमें चैलेंज करा था? तो इसके 2-3 पॉइंट्स थे। हाँ, एक तो उन्होंने अपनी ज़मीन फैमिली मेम्बर्स के नाम करके उस लूप होल का फ़ायदा उठाया था। दूसरा, उन्होंने कोर्ट में केस करके इसकी प्रोसीडिंग्स को लंबा डिले कर दिया था। राइट, ये वाले पॉइंट। और किसी किसी केस में तो ज़मींदार सी खुद ही फार्मर बन जाते थे और एक्चुअल फार्मर्स तक लैंड पहुंचने नहीं देते। तो मतलब इस तरह के जो पॉइंट थे वो है। अच्छा, फिर उसके बाद चलो और वाले का बताओ। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट फॉर इंडिया। तो जल्दी से ग्लोबलाइजेशन का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बताओ। चलो, तो पॉजिटिव तो ये है कि ठीक है भाई, हमारा ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स मतलब फॉरेन ट्रेड बढ़ने लगा, तो वो पॉजिटिव हो गया। और नेगेटिव, हाँ नेगेटिव में लिख सकते हो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे मार्केट फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के लिए खुल गए, तो फॉरेन गुड्स हमें सस्ते मिलने लगे, तो हमारे लोगों ने फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स खरीदने कम कर दिए, तो उससे हमें नुकसान भी हुआ। अच्छा, उसके बाद है जी सेकंड पार्ट में, ये तो ऋषभ तुम बता सकते हो अगर तुम्हें याद होगा। रिफॉर्म्स क्यों आए थे हमारे देश में? 2 रीज़न बताओ। 1991 वाले रिफॉर्म्स क्यों आए थे? वैसे तो 4-5 रीजंस हैं, और क्या क्यों आए थे रिफॉर्म? चलो बताओ 2 रीज़न। एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम बच गए थे हमारे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, बीओपी में डेफिसिट हो गया था, है ना, चेपा था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी बहुत, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी डेफिसिट हो गया था। सही, तो ये कोई भी 2 रीज़न लिख सकते हो। उसके बाद 34 जनरली ये केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, लंबी सी कहानी के बाद। एक कुछ इनसफिशिएंसीज वाला जो पॉइंट लिखा था जिसमें इनसफिशिएंट करके कोई पॉइंट था रिफॉर्म में, वो भी पॉइंट। हाँ, मतलब रिफॉर्म के रीजंस लिखने की, रिफॉर्म आखिर क्यों आए, तो हम प्रॉब्लम में जो थे उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। बस सही हो। चलो, अब ये एक टेक्स्ट दे रखा है, वैसे तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप कॉमन सेंस से बता दो अगर बता सकते हो तो। एजुकेशन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल।
तो क्या ये बात सही लग रही है? तो गलत लग रही है। नॉलेज भी जरूरी है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब हमें तो खाली इसी बात को देखना है। तो क्या एजुकेशन को हम फंडामेंटल कंसिडर करते हैं? तो वैसे करते हैं। ये ऐसे जब आप पढ़ोगे ना ये, तो ये वाला पूरा टेक्स्ट नेशनल एक एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड है। तो इसमें दे रखा है ये बात कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे फुल ह्यूमन पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एक फंडामेंटल कंसिडर किया जाता है। तो मतलब वैसे तो यस ही है इसका आंसर। चलो दूसरा बताओ, कॉमन सेंस से डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। ये बताओ चलो कॉमन सेंस से, मतलब जो सरकार है उसको एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करना चाहिए ज़्यादा कि नहीं करना चाहिए? तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए? एक तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। चलो इसका एक डेटा देखते हैं किसको याद है। सरकार को कितने % जीडीपी का खर्च करना चाहिए एजुकेशन पर? नहीं, 5.6%। हाँ, ये आप मेंशन करना ज़रूर। वैसे ऊपर टेक्स्ट में दे भी रखा होगा, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मतलब मेंशन था। ये रहा देखो। अच्छा, फिर एक और तुक्का लास्ट। स्टेट एनी 2 मेन इनिशिएटिव दैट मे बी इम्प्लीमेंटेड टू टैकल स्कूल ड्रॉप आउट एंड अवॉइड एडिशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम लीविंग स्कूल। ऐसे क्या 2 हथकंडे अपना सकते हैं कि बच्चे स्कूल ना छोड़ें बीच में? वो तो मिलेगी नहीं। हाँ, सही है। I agree with this point. Totally. सारे एग्ज़ाम बंद, टेस्ट बंद, हाँ, CBSE बम फट रहा है। बच्चे परेशान ही नहीं हो रहे। बट ये यहाँ टेक्स्ट में से निकाल रहे हैं आपको। इस ये यहाँ पर दे रखा है, ये लास्ट में से चेपने हैं। 2 इनिशिएटिव्स जो हैं वो ये हैं कि एक तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होना चाहिए, और अच्छे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स जो हैं वो हर स्टेज पे बच्चे को मिलने चाहिए। चलो बट ठीक है, ओके, चलो जी डन।